तो आज अपन अपने नॉर्मल रिएक्शन के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, जो अपन ने जहां तक सीखा था। तो लास्ट टाइम में जो अपन ने मोस्टली क्वेश्चंस किए थे उसमें बॉडी इक्विलिब्रियम में थी, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्ट सरफेस थे, कहीं सर्कुलर सरफेस था, कहीं इंक्लाइन प्लेन था, इनके बीच एक बॉडी इक्विलिब्रियम में थी। आज अपन वो केस लेंगे जिसमें नॉर्मल रिएक्शन के बीच बॉडी मूव भी करेगी, मतलब बॉडीज मूव हो रही साथ साथ, और उनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन हम कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही घटिया सी चीज है सही बताऊं तो, है ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आगे एक सवाल आप ही करोगे। मान लो जमीन के ऊपर मैं कुछ ब्लॉक्स रख देता हूं, है ना, ये 3 ब्लॉक रखे हुए हैं, ठीक है, जमीन पे। इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका मास है m3। स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन तो अपने को आता ही नहीं है, तो अभी तो अपनी सरफेस स्मूथ ही रहेगी, है ना। फिर मैं कहता हूं ना, इस पे इधर से एक फोर्स लगाते हैं F। तो ये आपको ऑब्वियसली समझ में आता है कि आप फोर्स लगाएंगे तो ये तीनों डब्बे साथ साथ जाएंगे, ये तीनों डब्बे साथ साथ जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चंस में पूछा गया है फाइंड, अच्छा तीनों साथ जाएंगे और हॉरिजॉन्टल में जाएंगे, तो इसका मतलब मुझे वर्टिकल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मुझे वर्टिकल में जो mg आएगा और जो वर्टिकल जमीन इन ब्लॉक पे नॉर्मल लगाएगी, मुझे उनसे कोई मतलब ही नहीं है ना। एमबीडी बनाऊं तो बना सकता हूं, बट मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताइए। और तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन साथ होगा क्योंकि तीनों साथ साथ जाएंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को धक्का देते हुए। दूसरा फाइंड n12, n12 में लिख रहा हूं 1 और 2 के बीच का नॉर्मल, ऐसा मान लो 1 और 2 के बीच का नॉर्मल। n13, सॉरी 13 नहीं, n23, 1 और 2 के बीच का नॉर्मल और 2 और 3 के बीच का नॉर्मल। अच्छा 1 और 3 के बीच नॉर्मल होगा क्या, बोलो भाई, 1 और 3 के बीच नॉर्मल होगा क्या? लिख के बताओ, लिख के लिख के लिख के। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नॉर्मल एक कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि नॉर्मल एक कांटेक्ट फोर्स है। क्या 1 और 3 आपस में कांटेक्ट में है? नहीं। 1 और 2 कांटेक्ट में है तो उनके बीच नॉर्मल होगा, 1 और 3 कांटेक्ट में है तो उनके बीच नॉर्मल। ठीक है, ये 2 बातें पूछी गई हैं। तो देखो, अगर मैं एफबीडी बनाऊं ना ब्लॉक्स के सेपरेट सेपरेट, देखना ध्यान से, तो एफबीडी में तो बेटा सारे फोर्स आते हैं, बट अपन थोड़ा लॉजिकली डील करेंगे क्योंकि अपने को मोशन को हॉरिजॉन्टल में सॉल्व करना है। अगर मैं m1 का एफबीडी बनाऊं तो m1 पे इधर से f आएगा, ध्यान से देखना एफबीडी, इधर से आएगा 1 और 2 के बीच का नॉर्मल, इधर से आएगा m1g, और इधर से आएगा n1g। n1g स्टैंड्स फॉर नॉर्मल ऑन 1 बाय द ग्राउंड। सिमिलरली मैं अगर ब्लॉक 2 का एफबीडी बनाऊं, m2 का, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, तो इधर की तरफ इसका रिएक्शन फोर्स मतलब n12, 1 और 2 के बीच का नॉर्मल, इधर से n23, 2 और 3 के बीच का नॉर्मल, नीचे की तरफ m2g और ऊपर की तरफ n2g। और अगर मैं तीसरे ब्लॉक का एबीडी बनाऊं जो कि m3 है, तो m3 पे इधर की तरफ m3g, ऊपर की तरफ नॉर्मल ऑन 3 बाय द ग्राउंड, और इधर की तरफ n2 और 3 के बीच का नॉर्मल। ये तीनों ब्लॉक के एबीडीज है। कोई फोर्स छूटा क्या मुझसे? देख लो, तीनों ब्लॉक पे कोई फोर्स छूटा क्या मुझसे? मैंने सिर्फ एफबीडी बनाया है, नहीं छूटा ना, सारे फोर्स बना दिए, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिस्टम हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, इसका मतलब इसका वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो जो वर्टिकल के फोर्सेस है तीनों ब्लॉक पे, मतलब उनका कोई मतलब नहीं है, या उनका रिजल्टेंट 0 है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये दोनों इक्वल होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, मतलब n2g इक्वल टू m2g। इस पे 1 पे ग्राउंड का नॉर्मल इक्वल टू 1 का वेट, और 3 पे ग्राउंड का नॉर्मल इक्वल टू 3 का वेट, ये आपस में बैलेंस है वर्टिकल। पहली बात तो ये समझ गई। अब एक बात और सुनो, मैंने 1 के एफबीडी में बस एफ बनाया है, 2 और 3 के एफबीडी में एफ नहीं बनाया है। ये चीज ध्यान से देखो, क्या ये एफ 2 पे लग रहा है? मान लो आप इसको अपने हाथ से ऐसे धक्का दे रहे हो, क्या m2 के एफबीडी में एफ आएगा? बोलो।
क्या M2 के FBD में F आएगा? नहीं आएगा। M2 के FBD में F, तुम कहोगे सर जा तो रहा है ना, धक्का तो जा रहा है ना, धक्का जा रहा है, लेकिन वो धक्का ट्रांसमिट होके नॉर्मल के थ्रू जा रहा है, याद रखना। तुम कहोगे सर हम धक्का दे रहे हैं, दिमाग में सुनो डाउट क्या आता है, दिमाग में डाउट ये आता है सर हम यहाँ धक्का दे रहे हैं, धक्का इसको मिला तो इसको भी तो मिल रहा है धक्का, इसको भी तो मिल रहा है धक्का, बिल्कुल सही कह रहे हो। इफेक्ट आगे जा रहा है, फोर्स नहीं जा रहा, फोर्स तो सिर्फ इसी पे लग रहा है, इफेक्ट आगे जा रहा है, उसके धक्का देने के कारण ये नॉर्मल आ रहा है, और ये नॉर्मल इसको धक्का दे रहा है, और इसके धक्के के कारण ये नॉर्मल आ रहा है, वो नॉर्मल इसको धक्का दे रहा है। लेकिन जब मैं एफबीडी बनाऊंगा, मैंने क्या कहा इस चैप्टर में सिर्फ एक ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो कौन सा है? एमजी। एमजी के अलावा सारे फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो इस एफ का कॉन्टैक्ट किससे है? सिर्फ M1 से। तो एफ सिर्फ M1 के एफबीडी में आएगा, M2 के एफबीडी में नॉर्मल आएगा दोनों तरफ से, M3 के एफबीडी में भी नॉर्मल है ना। तो ये एक डाउट रहता है जो मैंने यहाँ बता दिया, कोई गलती नहीं करेगा कि एफ तीनों पे बना दिया, ऐसा नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन में आगे से वर्टिकल ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। एफबीडी ड्रॉ करने को बोलेगा, सब ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हम वर्टिकल वाले फोर्सेस ड्रॉ नहीं करेंगे, सॉल्व करने के लिए। एफबीडी बोला कि ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2, तो भैया आपने को सब ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व ऐसा करेंगे बेटा कि मुझे ये पता चल गया कि ये तीनों साथ साथ जाएंगे, तो मैंने इन तीनों को एक सिस्टम मान लिया। ध्यान से लाइन सुनना मेरी, मुझे ये पता चल गया तीनों एक साथ जाएंगे, तो मैंने इन तीनों को सिस्टम मान लिया। इस सिस्टम को मैंने जान लिया कि ये ए से जा रहा है, लेट द एक्सीलरेशन इज ए। अब बेटा पूरा सिस्टम मानते ही क्या शानदार बात हो गई कि 1 और 2 के बीच का नॉर्मल और 2 के 3 के बीच का नॉर्मल सब इंटरनल हो गए। जो मैंने ये लाल घेरे के अंदर सिस्टम लिखा है ना, इस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में सिर्फ एक ही फोर्स है, एफ। ये तीनों ब्लॉक को जो मैंने एक साथ सिस्टम माना है, इस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में सिर्फ एक ही एक्सटर्नल फोर्स है, एफ। और मैं न्यूटन सेकंड लॉ से लिखूंगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास ऑफ सिस्टम। फोर्स कितना है? सिर्फ F एक्सटर्नल फोर्स, और मास कितना है? M1 प्लस M2 प्लस M3। ये आ गया सिस्टम का एक्सेलरेशन, टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। देखो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं, सिस्टम मानने का फायदा हुआ कि मुझे अंदर वाले नॉर्मल लिखने ही नहीं पड़े, क्योंकि जब सिस्टम पे न्यूटन्स लॉ लिखते हैं तो इंटरनल फोर्सेस को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, खत्म। कोई डाउट किसी को? फर्स्ट क्वेश्चन में सिस्टम मानने का फायदा दिखा कि हमें नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन में अंदर वाले फोर्सेस नहीं लेने पड़े। बोलो भाई, नो डाउट, क्लियर सर, गुड। आगे चलते हैं। अब देखो, अब आगे की कहानी क्या पूछी गई है? आगे कहानी पूछी गई है 1 और 2 के बीच का नॉर्मल। मतलब ये दिखाना पड़ेगा अब मुझे, तभी इक्वेशन में ये आएगा, तभी तो सॉल्व हो पाएगा। और 2 और 3 के बीच का नॉर्मल, तो ये भी दिखाना पड़ेगा। मुझे ये पता है कि तीनों ब्लॉक अब ए से जा रहे हैं। देखो, मुझे 1 और 2 के बीच का नॉर्मल निकालना है पहले। तो सेकंड क्वेश्चन मैं इसके सॉल्व करने के 2-3 तरीके बना रहा हूँ कि 1 और 2 के बीच का नॉर्मल कहाँ कहाँ दिखेगा। तो या तो 1 के एफबीडी में दिखेगा या तो 2 के एफबीडी में दिखेगा, है ना? तो देखना ध्यान से, मैं या तो सोच लेता हूँ कि मुझे 1 और 2 के बीच का नॉर्मल दिखना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं M1 का डायग्राम बनाऊंगा। F 1 और 2 के बीच का नॉर्मल, और मुझे एक्सीलरेशन पता है A। या तो मैं ये सोच लूं कि मैं चलो M2 का डायग्राम बना लेता हूँ, सोच रहे हैं अभी बस, है ना? इधर से N12, इधर से N23, और ये भी इधर जाएगा A से। ये दो चीजें सोची। यहां से इक्वेशन क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे बेटा F माइनस N12 इज इक्वल टू M1A। A आपको पता है, तो यहाँ से N12 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? F माइनस M1A। A आप जानते हो पिछले क्वेश्चन से, A यहाँ रख देंगे, तो ये सॉल्व हो के आ गया। ये पहले डायग्राम से। दूसरे डायग्राम से देखना, दूसरे में आपको हो गए सर, अच्छा एक चीज और समझो, एक और डाउट आता है। वो डाउट क्या है
कि सर F माइनस N12 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे या N12 माइनस F लिखेंगे? तो मैंने F माइनस N12 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि इधर की तरफ जा रहा है। अगर मैंने A इस तरफ माना है, इसका मतलब ये फोर्स ज्यादा है और ये फोर्स कम है। अगर ये राइट साइड जा रहा है तो राइट वाला फोर्स ज्यादा है, लेफ्ट वाला फोर्स कम है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, नेट फोर्स। तो अगर मैं कह रहा हूं कि एक्सेलरेशन इस तरफ है, इसका मतलब नेट फोर्स लेफ्ट टू राइट होगा। इसका मतलब F1 माइनस N12 लिखेंगे, N12 माइनस F लिखेंगे तो गलत है ना। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में भी ये राइट जा रहा है, तो अगर राइट में जा रहा है तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, मतलब N12 ज्यादा है और N23 कम है। सो आई विल राइट N12 माइनस N23 इज इक्वल टू M2 इंटू। अब देखो यहाँ दिक्कत है, ये भी नहीं पता है और ये भी नहीं पता है, तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए मुझे तीसरे ब्लॉक की का डायग्राम भी बनाना ही पड़ेगा, ताकि मैं N23 निकाल पाऊँ। फिर N23 निकालूंगा, इसमें रखूंगा तो आंसर आएगा। ये अपना सेकेंड मेथड रहा, N12 इज इक्वल टू M2A प्लस N23। ये अपना सेकेंड मेथड है जिसमें मुझे N23 चाहिए, जो अगले पार्ट में आएगा। मैं इस N12 को निकालने के 3 मेथड बता रहा हूँ, फिर आप खुद ही डिसाइड करना आसान कौन सा है, और आपको अपने आप पता चलेगा सिस्टम मानने का फायदा क्या है। फिर मैंने एक बुद्धि लगाई, मैंने कहा कि मुझे निकालना तो सिर्फ N12 है ना, तो मैं बाकी फोर्सेस देख क्यों रहा हूँ। मैं एक ऐसा सिस्टम मानता हूँ जिसमें सिर्फ N12 दिखे और कम से कम फोर्सेस दिखे। तो मैं क्या करता हूँ ना, 2 और 3 को साथ मान लेता हूँ। 2 और 3 को, सिर्फ 2 और 3 को सिस्टम मान रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, इस पे एक ही फोर्स है। 2 और 3 को अगर सिस्टम मान लूं तो इस सिस्टम पे एक ही फोर्स है, और ये सिस्टम A से जा रहा है, क्योंकि N23 इंटरनल हो गया और F तो 2 पे लग नहीं रहा। अगर मैं 2 और 3 को साथ सिस्टम मान लूं तो इस पे एक ही फोर्स है, कौन सा, N12। और मैं सीधा आंसर लिखूंगा N12 इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम, mass of the system into acceleration. So the answer is m2 plus m3 into acceleration. सोच के बताओ तीनों में आसान कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड, जिस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। सिस्टम मानने का फायदा देखा, गुड। थर्ड सबसे आसान है, थर्ड इज द इजीएस्ट, क्योंकि थर्ड में मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा सिस्टम मान लिया ना कि जो भी फोर्सेस मेरे काम के नहीं थे वो चले गए, वो सब के सब चले गए। हो सकता है हर बार ऐसा ना हो पाए, हो सकता है कई बार आपको 2 फोर्स दिखे, बट हाँ ये तो समझ में आ गया कि मुझे ये फोर्स नहीं लिखना पड़ेगा, इससे बच सकता हूँ। तो जिन फोर्सेस से बचना होता है ना, उनको अंदर मान लेते हैं। तो यहाँ से अपना N12 आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, तीनों से सेम वैल्यू आएगी। मैं सीधा यहाँ A की वैल्यू लिख रहा हूँ, तो ये सीधा आ जाएगा M2 प्लस M3 अपॉन F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस, ये आ गया। सिमिलरली आपको जब 2 और 3 के बीच का नॉर्मल पूछा जाएगा, कहाँ के बीच का, 2 और 3 का, तो सोचो आप सिस्टम या तो इसको मानोगे, इसको मानोगे तो दिक्कत आएगी, इसमें F और N23 दोनों आएगा। अगर मैं सिस्टम को सिर्फ थर्ड ब्लॉक को मान लूं, इसको मान लो सिर्फ थर्ड ब्लॉक को, एक ही ब्लॉक सिस्टम में मान लूं, तो देखो कितना आसान हो गया। इस पे एक ही फोर्स है, कौन सा, N23, और इसका एक्सेलरेशन है A। तो मैं नॉर्मल लिखूंगा N23 इज इक्वल टू M3 into A, that is M3 into A upon A equal to F upon M1 plus M2 plus M3। सीधा आ गया, ये रहा इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर। मैंने आपको ये क्वेश्चन तीनों तरीके से करके दिखाया, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक ही करूंगा जो सबसे आसान होगा। आपको ये समझना है कि किसी पे भी लिख के आंसर ला सकते थे, सब सेम आंसर आने वाला है, तीनों मेथड से सेम आंसर आएगा, बट हम वो मेथड यूज करेंगे जो कई केसेस में सबसे आसान होगा पड़ेगा, है ना। तो ये सिस्टम मानने के फायदे होते हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए, बहुत जल्दी लिखना, मतलब जल्दी लिख लीजिए। और आई थिंक सबने लिख लिया होगा, तो अब मैं ये स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, जो रह गया वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे, एक क्वेश्चन आपके लिए। पहले एक सिंपल सवाल, बिल्कुल जो मुझे उम्मीद है, सिंपल क्यों, अच्छा ही देता हूँ, 3 वाला, सिंपल क्यों, तुम कौन से कम होशियार है।
सिंपल मतलब 2 दे देता, इसमें 3 दे दूंगा। 2 अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ये 3 kg, ये 5 kg, ये 7 kg है ना। इस पे इधर से फोर्स लगा रहा हूं 60 न्यूटन का, है ना। तो आपसे पूछा है, इसके नाम भी दे देता हूं ए बी सी। ए तो पूछूंगा नहीं। अच्छा देखो सुनो, कोई पेन नहीं चलाएगा। बिना पेन चलाए क्या आपको दिख रहा है कि इसका एक्सेलरेशन 4 होगा? टोटल फोर्स कितना है सिस्टम पे? 60। सिस्टम का मास कितना है? 15 kg। तो इसका एक्सेलरेशन आएगा राइट साइड 4। ये सबको दिख रहा है क्या? ये सबको दिख रहा है क्या कि बिना पेन चलाए, बिना कुछ सॉल्व किए साफ साफ दिख रहा है कि पूरा सिस्टम पे जो फोर्स है वो लेफ्ट टू राइट 60 न्यूटन है और मास जो है 15 की, तो चार्ज से जाएगा। इतना साफ साफ ही दिखना चाहिए, है ना। और तुम थोड़े से रुक जाओ, तुम्हें इस पूरे क्वेश्चन के सारे आंसर बिना पेन चलाए सॉल्व कर लोगे, जो लोग पेन चला के निकालते हैं। ठीक है, तो मैं वो ए पूछ भी नहीं रहा, क्योंकि ए अपन तो ओरली सॉल्व कर सकते हैं, आप इतने समझदार हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बी एंड सी। ए और बी के बीच नॉर्मल क्या होगा, बी और सी के बीच नॉर्मल, जल्दी बताइए। एक्सेलरेशन 4 आ रहा है, ये आपको दिख गया होगा, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा है उसी सीक्वेंस में आंसर लिखना है चैट में। पहले ए और बी के बीच का नॉर्मल लिखना है, फिर बी और सी के बीच का नॉर्मल लिखना है। गुड सृष्टि, सही है आपका आंसर, बढ़िया। चलिए सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये मुझे दिख गया, ये पूरा सिस्टम आगे जाएगा। A is equal to total force is 60 अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ सिस्टम कितना आ रहा है? 15। तो ये पूरा सिस्टम आगे जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मतलब हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन 4 होगा। अब सुनना, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी अभी पहली बार कर रहे हैं इसलिए पेन चलाएंगे। मुझे ए और बी के बीच का नॉर्मल चाहिए, तो पता नहीं क्यों मैंने अभी जस्ट आपको सिखा दिया। मुझे अपनी बुद्धि से ये समझ में आ रहा है कि मैं अगर इन दोनों को साथ मान लूं, बी और सी को, तो ये क्वेश्चन सबसे आसान हो जाएगा। यहाँ पे एन ए बी लगेगा, एक ही फोर्स लगेगा इस सिस्टम पे, बस ए और बी के बीच का नॉर्मल। और ये सिस्टम आगे जाएगा कितने एक्सेलरेशन से? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा, एन ए बी इस दो ब्लॉक के सिस्टम पे फोर्स इक्वल टू मास बी। इस सिस्टम का मास कितना है? बी और सी का कंबाइन 12 kg इंटू एक्सेलरेशन 4। आंसर आ गया 48 न्यूटन, है ना। आप इंडिविजुअल ब्लॉक लेके बनाओगे सेम आएगा, है ना। सी का इधर की तरफ से एन बी सी, एक ही फोर्स आएगा सी पे, और सी वाला भी इधर जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो क्या लिखोगे? एन बी सी, बी और सी के बीच का नॉर्मल इज इक्वल टू सी का मास है 7 इंटू 4, दैट इज 28 न्यूटन। दोनों क्वेश्चन हो गए, है ना। दोनों क्वेश्चन हो गए। अब देश एक गलत हो गया, ठीक है। ठीक, अब ध्यान से सुनो, ये तो मैंने ऐसे एफबीटी जैसे आपको सिखाया वैसे बना के कर लिया। अब सुनो, मैं एक और ऐसे सोचने की बात बताता हूँ। इसमें तो एक ही फोर्स लग रहा है ना, 60 वाला। देखना, ए वाला ब्लॉक बी को यहां धक्का दे रहा है, तो बी और सी के सिस्टम को, मेरी बात ध्यान से सुनना, बी और सी के सिस्टम को कौन लेके जा रहा है? ए और बी के बीच का नॉर्मल। मैंने क्या बोला? बी और सी के सिस्टम को कौन लेके जा रहा है? ए और बी के बीच का नॉर्मल। ये सिस्टम कितने से जा रहा है? 4 से। नॉर्मल कितना है? 4 गुना 12, 48। सी वाले ब्लॉक को 4 से कौन लेके जा रहा है? तुम कहोगे बी और सी के बीच का नॉर्मल। क्या कहा मैंने? सी वाले ब्लॉक को राइट साइड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कौन लेके जा रहा है? तो बी और सी के बीच का नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या आ जाएगा? 7 गुना 4, 28, खत्म। आप सीधे ही सोच सकते थे कि आप ए निकालते, सोचते, भाई कहते कि भाई इसको कौन लेके जा रहा है,
तो बी और सी के बीच का फोर्स तो 28। इसको कौन लेके जा रहा है? पूरे पूरे सिस्टम को। आप सिर्फ बी नहीं सोच सकते थे कि बी को लेके तो ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है। बी को ये धक्का दे रहा है इधर से ए और बी के बीच का नॉर्मल, और ये इधर से रोक रहा है बी और सी के। तो सिर्फ बी का नहीं कह सकते कि बी को एन ए बी लेके जा रहा है, नहीं, बी को, सिर्फ ब्लॉक बी को एन ए बी और एन बी सी का रिजल्टेंट लेके जा रहा है, लेकिन बी और सी के सिस्टम को एन ए बी लेके जा रहा है। ये बात समझ आई क्या? 10 सेकेंड दे रहा हूं, जिसको लिखना है लिख लो, इससे ज्यादा नहीं दे सकता इस क्वेश्चन को लिखने के लिए। जल्दी। ठीक है, अब मैं चेंज करूंगा, अगला क्वेश्चन दूंगा। अब उसमें मैं 2 फोर्सेस लगाऊंगा। मैंने एक ही फोर्स लगाया था, उसमें ए तो ओरली आ जाएगा, बाकी आप एफबीटी बना के ही सॉल्व करना। ओरली करने के चक्कर में गलती मत कर लेना, सही सही सॉल्व करके सही सही आंसर बताना। मास सेम रहने देते हैं, 3 kg, 5 kg और 7 kg, 3 5 7। और इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, कितना 60 था ना, 60 रहने देते हैं, और मैं उल्टे से एक फोर्स और लगा दे रहा हूँ 120 न्यूटन का इधर से। वापस आपको बताना है फाइंड, नाम तो ब्लॉक के वही है, सिर्फ एक तरफ से एक फोर्स और लग गया है। फाइंड एन ए बी एंड एन बी सी, वही सिस्टम है। आपको बताना है ए बी और बी सी के बीच का नॉर्मल क्या है, जल्दी बताइए। सीखो, सही आंसर आना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, सही आंसर था, इंपॉर्टेंट ये था कि बहुत से लोग आंसर लिखें सॉल्व करके, ताकि वो गलती करें और फिर वो सीखें कि उनकी गलती क्या थी। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं। सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आता है कि इस पे इधर अब कोई नहीं लिखेगा, इस पे लेफ्ट से फोर्स लग रहा है 60 का और राइट से फोर्स लग रहा है 120 का। तो सबसे पहले मैं अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालूं, किसका एक्सेलरेशन? सिस्टम का। तो सिस्टम इस बार लेफ्ट की तरफ जाएगा, सिस्टम इस बार लेफ्ट की तरफ जाएगा, और सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स 120 माइनस 60 अपॉन मास ऑफ द सिस्टम, मतलब 15। तो ये एक्सेलरेशन तो 4 ही आएगा, लेकिन लेफ्ट की तरफ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला फोर्स ज्यादा है 160 वाला। एक्सेलरेशन ऐसे ही निकालते हैं हमेशा, पूरा फोर्स अपॉन पूरा मास, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। तो नेट फोर्स है 120 माइनस 60, नेट फोर्स कितना है 120 माइनस 60। हाँ प्रियांशु अब सही है, सीक्वेंस उल्टा है शायद, नहीं सीक्वेंस भी सही है, गुड। ठीक है, तो ये ए आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आधे लोगों ने तो गलती यही की होगी, ए पता नहीं कैसे राइट लेफ्ट उल्टा कुछ कुछ निकाल लिया होगा, है ना। हाँ प्रखर सही है, अब कोई आंसर नहीं लिखेगा अभी से, मना कर रहा हूँ, है ना। अब मुझे नॉर्मल बताना है, तो बेटा जब मुझे ए और बी के बीच का नॉर्मल बताना है, तो मैं देखो ए का डायग्राम बना लेता हूँ, बी और सी का साथ भी बना सकता था, लेकिन अब सब में ही 2 फोर्स आएंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब सब में ही 2 फोर्स आएंगे, जो कि दोनों तरफ से फोर्स लगा दिया। 3 kg वाले ब्लॉक पे इधर से 60 न्यूटन और इधर से ए और बी के बीच का नॉर्मल, ये 2 फोर्स हैं, और इन दोनों फोर्सेस के कारण ये 3 kg का ब्लॉक लेफ्ट में जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो बेटा अब इक्वेशन लिखेंगे एन ए बी माइनस 60 इज इक्वल टू 4 इंटू 3। लेफ्ट वाला फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि ब्लॉक लेफ्ट में जा रहा है, तो एन ए बी का आंसर आएगा 60 प्लस 12 दैट इज 72 न्यूटन। और ऐसे ही जब आपको बी और सी के बीच का नॉर्मल निकालना है, तो चाहे आप 5 kg का बना लो या 7 kg का। मुझे 7 kg पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, 5 पे बनाओगे तो भी सेम आंसर आएगा क्योंकि आप एन ए बी निकाल चुके हो, है ना। अगर एन ए बी नहीं निकालना होता तो बनाना आसान था, तो ये बनाना आसान था, अभी तो सेम ही लगेगा। इस पे एन बी सी, और ये भी इधर की तरफ जा रहा है कितने से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। फिर से क्वेश्चन क्या लिखेंगे 120 माइनस एनबीसी, इस बार लेफ्ट की तरफ जा रहा है, मतलब 120 ज्यादा है, एनबीसी कम है। 7 into 4 mass into acceleration, so NBC is equal to 120 minus 28
दैट इज 92 न्यूटन। ये आ गए दोनों फोर्स। ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन में आगे से गलती नहीं होनी चाहिए। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट वाले ब्लॉक के क्वेश्चन हो गए, जिनको मैंने कहा कि नॉर्मल रिएक्शन से कनेक्टेड है। अब यही क्वेश्चन वर्टिकल में कर लेंगे। वर्टिकल में काम करते हैं पहले तो। जमीन पे कुछ ब्लॉक रख देता हूँ, है ना। ये 2 kg, ये 3 kg, ये 5 kg। मैं डेटा बहुत सिंपल ले रहा हूँ, मतलब ताकि जो अपना टाइम जाए वो कंसेप्ट सीखने में जाए, कैलकुलेशन में ना जाए। ए बी और सी 2 3 5, है ना। G10 मानेंगे अपन फटाफट, शानदार, है ना। तो अपने को बताना है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए बी। ये मैं बताऊंगा, तो पहला क्वेश्चन, दूसरा आप बताओगे। एन बी सी, और तीसरा नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन सी एंड ग्राउंड। 3 जगह नॉर्मल लगेंगे, ए और बी के बीच, बी और सी के बीच, और सी और ग्राउंड के बीच। तो अपने को ये तीनों नॉर्मल बता देंगे। तो आप समझदार हो चुके हो। समझदार हो चुके हो तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जब मैं ए और बी के बीच का नॉर्मल बनाऊंगा तो मुझे ए का एफबीडी बनाना सबसे सिंपल लग रहा है। तो जब मैं ए का एफबीडी बनाऊंगा तो इस पे नीचे की तरफ आएगा 20 न्यूटन, और ऊपर की तरफ आएगा नॉर्मल। कौन सा नॉर्मल? ए और बी के बीच का। एक्सेलरेशन तो 0 है भैया, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस है। इसका मतलब एन ए बी की वैल्यू 20 न्यूटन है। एन ए बी कितना है? 20 न्यूटन। अब मुझे बी और सी के बीच का नॉर्मल निकालना है। तो अगर मैं बी और सी के बीच का नॉर्मल निकालना चाहता हूं तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। या तो मैं सिर्फ बी का डायग्राम बनाऊं, तो बी का डायग्राम बनाऊंगा तो इस पे इधर से आएगा बी और सी का नॉर्मल, इधर से आएगा ए और बी का नॉर्मल। अच्छा एक काम करो, तो बाद में कोई कंफ्यूजन हो सकता है, मैं इस नॉर्मल को भी नीचे ही बना रहा हूँ। बिल्कुल शिफ्ट करके ऊपर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। बट अभी मैं नीचे ही बना रहा हूँ ताकि आपको उसी सरफेस पे दिखे जहां वो लग रहा है। और इस पे नीचे की तरफ इसका mg 30। समझ में आ गया सबको? एक्सेलरेशन 0। इस बी पे 2 नॉर्मल लगे, है ना, एक ऊपर से एक नीचे से। बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है मतलब एन ए बी प्लस 30 इज इक्वल टू एन बी सी। एन ए बी आपको पता चल चुका है, तो एन बी सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 50 न्यूटन। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, मैं अगर थोड़ा सा समझदार हूँ तो मुझे लगेगा कि एन ए बी बेकार ही लिख रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसको और में लिख रहा हूँ। मैं एक दूसरा सिस्टम मानूंगा, ए और बी को एक साथ, ऊपर वालों को एक साथ मान लिया। अब देखो बेटा, इस सिस्टम पे पूरे सिस्टम का mg लगेगा, पूरे सिस्टम का, और वो 5 kg है, तो 50 न्यूटन। और इस पे ऊपर की तरफ सिर्फ एक ही नॉर्मल लगेगा बी और सी के बीच का। एक्सेलरेशन सिस्टम का कितना है? 0। अब ये mg पूरे सिस्टम का लिखेंगे भाई, तो एन बी सी सीधा कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन। वही कहानी, ये मुझे यहाँ एन ए बी से मैं बचना चाहता था, तो मैंने उसको सिस्टम के अंदर मान लिया। और अब आप अपनी बुद्धिमानी से सोच सकते हो कि अगर मुझे ए बी और सी के बीच का, सॉरी सी और ग्राउंड के बीच का नॉर्मल निकालना है, तो मैं सीधा क्या करूंगा, तीनों को साथ मान लूंगा। क्या करूंगा? तीनों को साथ मान लूंगा ताकि मैं इनके बीच के फोर्सेस से बच जाऊं। तो नीचे सीधा लगेगा पूरे सिस्टम का mg, पूरे सिस्टम का mg मतलब 100 न्यूटन, और ऊपर लगेगा ग्राउंड का नॉर्मल। तो ग्राउंड का नॉर्मल कितना आएगा? 100, है ना। कुछ बच्चों को, लिख लो तुम फटाफट इसको, कुछ बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है, वो कैसी बातें करते हैं बेवकूफ है, सुनना, बेवकूफी भरी बातें बता रहा हूँ। कि वो कहते हैं कि सर इस 2 kg का जो mg है वो इस पे भी तो लग रहा है। क्या बोलते हैं वो? कि वो 2 kg का mg इस पे भी तो लग रहा है सर। नहीं लग रहा है। अच्छा ये 2 kg का नॉर्मल तो इस पे लग रहा है। नहीं लग रहा है, कोई कांटेक्ट ही नहीं है भाई। mg कौन लगाता है? अर्थ ना। तो ये 2 kg पे अर्थ ने mg लगा दिया। और जब मैं ये 5 kg का डायग्राम बनाऊंगा तो 5 kg पे कौन कौन से फोर्स आएंगे? अर्थ का mg, फिर 5 kg का सोचना, अर्थ का mg मतलब 50 न्यूटन, है ना। जमीन का नॉर्मल, और ऊपर से 3 kg को धक्का देगी, बस इतना ही। 2 kg से कहाँ कांटेक्ट, जो 2 kg का फोर्स आएगा। तो लोग लेकिन कहते हैं सर ये 2 kg भी तो 3 kg पे फोर्स लगाएगा। नहीं लगाएगा। 2 kg फोर्स लगा रहा है 3 kg पे, 3 kg ने फोर्स लगा रहा है 5 kg पे, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि ये इसको धक्का दे रहा है,
तो ऐसी चीजें कभी नहीं सोचेंगे, है ना, भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे। तुम्हें इस कॉन्टेक्ट का नॉर्मल निकालना है, निकाल लिया। तुम्हें इस कॉन्टेक्ट का नॉर्मल निकालना है, निकाल लिया। तुम्हें इस कॉन्टेक्ट का नॉर्मल निकालना है, निकाल। एमजी के अलावा अपने चैप्टर के सारे फोर्सेस कॉन्टेक्ट फोर्स है, वो बिना कॉन्टेक्ट के नहीं लग सकते। जल्दी लिखिए, 1 मिनट देखो। मेरी बात समझ आ गई क्या तुम्हें? आगे चलते हैं। तो सिस्टम जहां रुका हुआ था वहां तो हो गया क्वेश्चन। अब मैं इस सिस्टम को मूव करा दूंगा वर्टिकल में, जैसे हॉरिजॉन्टल मूव कराया था ना, वैसे ही वर्टिकल में मूव करा दूंगा। वर्टिकल में मैं इसको क्या करूंगा ना, एक लिफ्ट के अंदर रख दूंगा। कितने ब्लॉक रखूं? 2 ही रखता हूँ। ये 2 kg, ये 3 kg, सिंपल सिंपल बिल्कुल, है ना। इसको ए, इसको बी, और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है। एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से सुनना मेरी बात। लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है और लिफ्ट की वेलोसिटी नीचे की तरफ है 10 मीटर/सेकेंड। ये लिफ्ट की वेलोसिटी लिखी है मैंने इस इंस्टेंट पे, और ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन लिखा है मैंने इस इंस्टेंट। ऐसा हो सकता है क्या कि लिफ्ट की वेलोसिटी नीचे और एक्सेलरेशन ऊपर हो? तो बिल्कुल हो सकता है। ऐसा कब होता है? जब लिफ्ट नीचे जाके रुकने वाली होती है। आप जरा सोचो, एक बार मैं लिफ्ट की मोशन समझा रहा हूँ कि अपने को ना जमीन से ऊपर जाना है। सुनना बहुत ध्यान से, काइनेमेटिक्स से छोटी सी। यहाँ एक लिफ्ट लगी, एक डब्बा लगा है, डब्बा लिफ्ट यहाँ से चलेगी, मतलब लिफ्ट की वेलोसिटी यहाँ 0, और लिफ्ट यहाँ आके रुकेगी, रुकनी भी पड़ेगी, है ना, तो लिफ्ट की वेलोसिटी यहाँ पे 0। तो लिफ्ट को भी मान लो नीचे से ऊपर भेजना है मुझे। तो लिफ्ट की वेलोसिटी रुकी हुई थी और मैंने इसके ऊपर की तरफ भेजना स्टार्ट किया, तो उसको वेलोसिटी ऊपर दी, तो इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर होगा। तो अगर लिफ्ट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऊपर, वेलोसिटी ऊपर होने का मतलब लिफ्ट ऊपर जा रही है। इसमें कुछ लिखने की बात नहीं है, समझना है ये। वेलोसिटी, हमेशा वेलोसिटी क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो वेलोसिटी ऊपर मतलब लिफ्ट ऊपर जा रही है। एक्सेलरेशन ऊपर मतलब v और a पैरेलल है, मतलब उसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, दोनों पैरेलल हो गए। अच्छा, जब लिफ्ट इस इंस्टेंट पे होगी, रुकने से ठीक पहले, भाई ऊपर जाके रुकना भी होगा, तो वेलोसिटी ऊपर होगी, ये लिफ्ट ऊपर जा रही होगी, लेकिन मुझे लिफ्ट को रोकना है, तो मैं एक्सेलरेशन को नीचे करूंगा, ब्रेक लगाऊंगा एक तरीके से लिफ्ट में, है ना। तो जब मैं लिफ्ट में एक्सेलरेशन भी ऊपर, वेलोसिटी भी ऊपर, तो लिफ्ट ऊपर जाएगी, मतलब स्पीड अप हो रही होगी। और जब लिफ्ट रुकने को होगी तो मुझे एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के ऑपोजिट करना होगा। तो ये ड्यूरिंग अपवर्ड जर्नी है, यहाँ एक्सेलरेशन ऊपर, यहाँ एक्सेलरेशन नीचे। ये आप जानते हो कि ए और बी पैरेलल होते हैं तो स्पीड इंक्रीज होगी, ए और बी एंटी पैरेलल होते हैं तो स्पीड डिक्रीज होगी। अच्छा भैया, ये लिफ्ट के ऊपर जाने की कहानी हो गई। अब लिफ्ट को ऊपर से नीचे लाते हैं, इसमें कुछ भी लिखना नहीं है, कॉमन सेंस है, ये समझना है। लिफ्ट को नीचे लेके आता है, तो यहाँ से स्टार्ट हुई, तो वेलोसिटी भी इधर और एक्सेलरेशन, भाई लिफ्ट ऊपर से नीचे भी तो आती है, तो अभी स्पीड बढ़ेगी। और जब ये लिफ्ट रुकने वाली होगी तो वेलोसिटी नीचे और एक्सेलरेशन ऊपर। रोकना है मतलब रिटार्डेशन होना चाहिए या ब्रेकिंग होनी चाहिए, तो वो ये केस है। तो इस केस में देखो क्या हो रहा है, लिफ्ट की वेलोसिटी नीचे है, मतलब लिफ्ट नीचे जा रही है। लिफ्ट कहाँ जा रही है? नीचे। और एक्सेलरेशन ऊपर है, मतलब मैं उसको रोक रहा हूँ। मतलब ये वो वाला केस है जब लिफ्ट जमीन पे आके रुकने वाली है ना। वैसे न्यूटन्स लॉ में हमें वेलोसिटी से मतलब नहीं है, बट मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ कि इस केस में रिटार्डेशन, इट इज रिटार्डेशन, स्पीड कम हो रही है। वेलोसिटी दिखाता है डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब ये लिफ्ट नीचे जा रही है और स्पीड कम हो रही है, मतलब रोकेंगे इसको, है ना। यही एक्सेलरेशन नीचे होता तो ये लिफ्ट तेज जा रही होती नीचे। ठीक, ये तो अपनी ये कहानी हुई। अपने को तो वही बताना है भाई, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बी एंड ग्राउंड। ग्राउंड मतलब लिफ्ट की सरफेस, है ना। यहाँ के विषय में नॉर्मल बताना। मुझे तो बस एफबीडी बनाना आता है। देखो मैं एफबीडी बना रहा हूँ, मैं ए ब्लॉक का एफबीडी बना रहा हूँ। ए ब्लॉक, ए ब्लॉक पे फोर्सेस नीचे 20 न्यूटन, ऊपर की तरफ ए और बी के बीच का नॉर्मल। लेकिन इसके साथ ये रुका हुआ नहीं है, बल्कि ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये ए का है BD, तो मैं ए पे अब इक्वेशन लिखूंगा। तो बताओ ए पे इक्वेशन क्या लिखूंगा? ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब NB ज्यादा है 20 से, तो NB माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, सो NB BA लिख लो, हाँ NBA इज इक्वल टू 24 न्यूटन। दो फोर्स है नॉर्मल और एनजी, दोनों के रिजल्टेंट के बाद ये ऊपर जा रहा है 2 से, भेज दिया। अब मुझे बी और ग्राउंड के बीच का बनाना है, तो वापस मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सिर्फ बी कैप BD बनाऊं, तो बी कैप BD पे सुनो, बी कैप BD बनाऊंगा तो उस पे बी का MG आएगा, बी पे जी का नॉर्मल आएगा और ए का भी नॉर्मल आएगा। लेकिन अगर मैं ए और बी को साथ ले लूं और इसका FBD बनाऊं, तो आप सोच के देखो, एक फोर्स से बच गए ए और बी वाला। तो इस पे नीचे की तरफ MG कितना, 50 न्यूटन, ऊपर की तरफ नॉर्मल, कौन सा, नॉर्मल बिटवीन बी एंड जी, और इस सिस्टम का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। अब इस सिस्टम पे इक्वेशन लिखिए, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब NBG ज्यादा है, माइनस MG इज इक्वल टू इस पूरे सिस्टम का मास ऑफ द सिस्टम लिखेंगे 5 kg इंटू एक्सेलरेशन, सो NBG इज इक्वल टू 16 न्यूटन। बेटा आप सिर्फ बी पे इक्वेशन लिखोगे ना तब भी यही आएगा, देखो इधर वो भी लिख के बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। बी पे लिखोगे FBD बनाओगे, तो यहाँ NAB, यहाँ NBG, अब सिर्फ बी का MG मतलब 30, और ये ऊपर जा रहा है कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। देखो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, ऊपर जा रहा है ना, तो NBG माइनस 30 प्लस NAB इज इक्वल टू, इसका मास कितना, 3 kg इंटू एक्सेलरेशन 2। अब NAB यहाँ निकाल चुके हैं, 24 रखो, तो NBG इज इक्वल टू 16 न्यूटन। एक ही बात है, लेकिन देखो यहाँ इतना लिखना पड़ा, यहाँ सीधा आ गया, एक फोर्स एक्स्ट्रा बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात। और हमें देखो यहाँ मैंने कहीं वेलोसिटी तो यूज ही नहीं करी, तो क्या ऐसे केसेस में ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि वेलोसिटी कहाँ है? नहीं, किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की वैल्यू, है ना। तो हमें वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है कि लिफ्ट की मोशन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, हमें किससे मतलब है, एक्सेलरेशन से, कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन या ब्लॉक्स का सिस्टम का एक्सेलरेशन किस तरह। जल्दी से लिखिए, 2 मिनट का टाइम ले लीजिए। अब मैं आगे चलूंगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन बताने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट जो यही सीख लो, जीवन में पता नहीं कितनी बार काम आएगा फिजिक्स में, वो होता है वेइंग मशीन। क्या होता है वेइंग मशीन? अपने पास दो डिवाइसेस सीखने हैं, ऐसे जानेंगे ना, क्वेश्चंस में आएंगे, एक आएगा वेइंग मशीन, एक आएगा स्प्रिंग बैलेंस। तो अभी वेइंग मशीन आएगा क्योंकि नॉर्मल चल रहा है ना, तो वेइंग मशीन सबने देख रखी होगी। इट गिव्स द रीडिंग ऑफ normal reaction at its surface। वेइंग मशीन क्या रीडिंग देती है कि जिस सरफेस, इसके सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है। बस यही ध्यान रखना कि आपको कभी भी रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन पूछी जाए, मतलब आपको पूछा गया है कि भाई वेइंग मशीन जिस सरफेस पे है, सॉरी वेइंग मशीन की जो अपर सरफेस है उस पर नॉर्मल रिएक्शन कितना है, यही पूछा जाता है। बस आपको वेइंग मशीन का सवाल मतलब नॉर्मल रिएक्शन का सवाल, तो वेइंग मशीन से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ऑप्शन दो तरीके से दिए होंगे, मान लो जमीन पे एक वेइंग मशीन रखी हुई है, ये वेइंग मशीन है, इस पे एक आदमी खड़ा है ना, तो मान लो रीडिंग आपको दो तरीके से दी होगी। मान लो ये आदमी 70 kg का है, जो आप रियल लाइफ में वेइंग मशीन देखते हो वो आप देखते हो उस पे केजीज में लिखे होते हैं डेटा, है ना, बिल्कुल सही लिखा होता है, वो केजी फोर्स है। तो मान लो इसकी रीडिंग 70 kg है, इट मीन्स इट इज 70 kg फोर्स, दैट इज इट इज इक्वल टू 700 न्यूटन। 700
न्यूटन। तो जो वेइंग मशीन की कई बार रीडिंग आपको अगर केजी में पूछा ना, तो आप रीडिंग निकालने के लिए क्या करोगे कि नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा उसको जी से डिवाइड कर दोगे। क्या करोगे, नॉर्मल रिएक्शन को जी से। भाई आपके आंसर दो तरीके से दिए हो सकते हैं, या तो न्यूटन में दिया होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर रीडिंग नॉर्मल रिएक्शन केजी में दिया हुआ है रीडिंग, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है उसको जी से डिवाइड कर देना, तो आंसर केजी में आ जाएगा। मैं केजी फोर्स बता चुका हूं ना पहले। मान लो तुम्हारा आंसर 700 न्यूटन आया, लेकिन तुम्हें 4 ऑप्शन दिखे केजी में, तो 70 केजी आंसर। तुम्हारा आंसर 500 न्यूटन आया नॉर्मल रिएक्शन का, लेकिन आंसर केजी में दिया हो, मतलब आंसर 50 न्यूटन है ना। मतलब नॉर्मल रिएक्शन ही वेइंग मशीन की रीडिंग होती है, वो न्यूटन में भी दिया हो सकता है, केजी में भी दिया हो सकता है। केजी में दिए होने का मतलब है कि उन्होंने न्यूटन में जो नॉर्मल था उसको जी से डिवाइड कर दिया। बात समझ में आई आपको? जल्दी लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए। तो ये वेइंग मशीन था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वेइंग मशीन रीडिंग होती है सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान से देखना। क्वेश्चन की फॉर्म में करा रहा हूँ, चलो छोटा सा ये कंसेप्ट का भी पार्ट है, बट क्वेश्चन ही है, मतलब जितना तुमने सीखा है उसके बेसिस पे तुम भी कर सकते हो। 3 डब्बे बना रहा हूँ, मतलब मैं 3 लिफ्ट बना रहा हूँ। ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। आप जानते हो मुझे वेलोसिटी से मतलब नहीं। ये लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, एंड दिस लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। तीनों के अंदर एक एक वेइंग मशीन है, WM इज वेइंग मशीन। तीनों के अंदर एक एक वेइंग मशीन है, और तीनों के अंदर एक एक आदमी है जिसका मास m है। तो अपने को ना इन तीनों केसेस में वेइंग मशीन की रीडिंग निकालनी है। तीनों आदमी m मास के हैं, तो अपने को इन तीनों केसेस में वेइंग मशीन की रीडिंग निकालनी है। तो सुनना मेरी बात ध्यान से। अपने को तो देखो क्या पता है, अपने को तो एफबीडी बनाना आता है और फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन करना आता है, तो मैं वही करूंगा। मैं आदमी का एफबीडी बना रहा हूँ। आदमी पे नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ नॉर्मल, क्योंकि बेटा जो नॉर्मल वेइंग मशीन आदमी पे लगाएगी वही नॉर्मल आदमी वेइंग मशीन पे लगाएगा। तो अगर मैं आदमी का नॉर्मल निकाल लूं तो बाय डिफॉल्ट वेइंग मशीन का नॉर्मल भी आ जाएगा। ये बात समझ में आती है कि जितना नॉर्मल वेइंग मशीन आदमी पे लगा रही है उतना ही नॉर्मल आदमी वेइंग मशीन पे लगाएगा अपने पैरों से, तो ये बैलेंस हो जाएंगे। और आदमी का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए है। दूसरे केस में आदमी पे नीचे mg, और नॉर्मल एक्शन तो हमेशा धक्का ही देगा, ऊपर ही लगेगा, पक्की सी बात है, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे है ए। और यहाँ भी mg भी नीचे ही लगेगा हमेशा, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा लिफ्ट का इसको धक्का ही देगा। नॉर्मल रिएक्शन में पुश फोर्स, एक्सेलरेशन 0। ये तीनों केस में आदमी का एबीडी है। अगर मैं इक्वेशंस लिखूं तो पहले केस में ये ऊपर जा रहा है, मतलब पहले केस में मैं जो इक्वेशन लिखूंगा बेटा वो होगी नॉर्मल माइनस mg। नॉर्मल ज्यादा होगा mg से, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई m इंटू जी प्लस ए। कितनी आ गई? m इंटू जी प्लस ए। तो अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है तो नॉर्मल m इंटू जी प्लस ए है। अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है तो इसका मतलब mg ज्यादा है नॉर्मल से,
तो आप इक्वेशन लिखोगे mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू ma, सो नॉर्मल इज इक्वल टू m इंटू g माइनस a। ये नॉर्मल रिएक्शन की वेइंग मशीन की रीडिंग होगी, वेट, और यहाँ एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg। ये जो नॉर्मल रिएक्शन आया है ना, ये वेइंग मशीन की रीडिंग है। तो इस पहले केस में जो वेइंग मशीन की रीडिंग आ रही है वो एक्चुअल mg से ज्यादा आ रही है, तो कहते हैं कि एपरेंट वेट मतलब जो वेट हम मेजर कर रहे हैं, एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। तो अगर एक लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है तो जो एपरेंट वेट आता है वो एक्चुअल वेट से ज्यादा आता है। मतलब अगर एक 70 केजी का आदमी एक वेइंग मशीन में हो और वेइंग मशीन लिफ्ट में रखी हो, लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही हो ऊपर की तरफ, तो उसका जो मास दिखाएगा वो रीडिंग देगा वेइंग मशीन, मास नहीं वेट, जो वेइंग मशीन रीडिंग देगा वो 70 केजी से ज्यादा देगा। और यहाँ पे आप देखो m इंटू जी माइनस ए मतलब mg से कम, मतलब apparent weight is less than actual weight। apparent weight एक्चुअल वेट से कम है। इसका मतलब अगर एक लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है तो उसके अंदर जो रीडिंग आएगी वो mg से कम आएगी, और यहाँ दोनों इक्वल है। apparent weight इक्वल टू एक्चुअल वेट, apparent weight इक्वल टू एक्चुअल वेट। मतलब अगर एक लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 है तो क्या होगा, apparent weight और एक्चुअल वेट 0। मतलब 70 केजी का आदमी अगर अपना वेट पहले केस में मेजर करेगा तो 70 से ज्यादा आएगा, दूसरे केस में मेजर करेगा तो 70 से कम आएगा, तीसरे केस में मेजर करेगा तो 70 के इक्वल आएगा। इसको एक तरीके से और याद रखना है, ये तो ठीक है, यहाँ तो अपन डिराइव करके सीख लिया। कभी भी ऐसे सिस्टम में, ये तो आदमी था, ब्लॉक भी रखा होता ना, अगर सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड होता ए से तो नॉर्मल m इंटू जी प्लस ए आता, अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड होता तो नॉर्मल m इंटू जी माइनस ए आता, और अगर रुका होता तो नॉर्मल या एक्सेलरेशन 0 होता तो नॉर्मल इक्वल टू एम जी आता। ध्यान से देखो ये सब, सुनना मेरी बात। मुझे बी और लिफ्ट के बीच का नॉर्मल निकालना है, बहुत ध्यान से सुनना, ओरली कर लेंगे। बी और लिफ्ट के बीच का नॉर्मल कई बार बहुत काम आ जाता है, यहाँ का नॉर्मल। तो मैं कहूंगा ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है, आंसर आएगा m इंटू जी प्लस ए। किसका मास, पूरे सिस्टम का, पूरे सिस्टम का मास कितना, 5, तो 5 इंटू जी इज 10, 10 प्लस 2, 5 इंटू 12 देखो 60 आ गया। यहाँ का नॉर्मल पूछा जाए तो ये मास इस पे निकालेंगे, तो ये ऊपर जा रहा है ना, ऊपर तरफ एक्सेलरेटेड है, तो नॉर्मल इक्वल टू इसका मास इंटू जी प्लस ए। इसका मास कितना, 2, जी प्लस ए कितना, 12, 12 इंटू 2 24, देखो 24। ये कहीं भी सही है, क्योंकि बेटा आ कहाँ से रहा है कि अपन क्या कर रहे हैं ना, ऊपर जा रहा है ना, तो अपन लिख रहे हैं कि नॉर्मल माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, तो नॉर्मल इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। और नीचे जा रहा है तो अपन लिख रहे हैं एम जी माइनस नॉर्मल इक्वल टू एम ए, तो अपन लिख रहे हैं एम इंटू जी माइनस ए। तो अगर सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है तो जो किसी भी कॉन्टेक्ट पे नॉर्मल आएगा वो वहां से ऊपर आपने जो मास रखा है वो इंटू जी प्लस ए, उस कॉन्टेक्ट से ऊपर का मास। और नीचे का नॉर्मल अगर नीचे जा रहा है तो फिर भी वहां से ऊपर वाला मास एक साथ लेंगे सिस्टम को, m इंटू जी माइनस। ऐसे ही लिखते हैं हमेशा, है ना। ट्रिक के फॉर्म में याद रख सकते हो, ये इजीली यहाँ तो दिखता भी है कि अगर सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है तो नॉर्मल m इंटू जी प्लस ए, नीचे है तो g माइनस ए 0 है तो नॉर्मल इक्वल टू एम जी। जल्दी से लिख लीजिए। मतलब अगर कोई दुबला पतला आदमी हो तो वो चाहेगा कि वो रीडिंग फर्स्ट केस में ले, और कोई मोटा आदमी हो तो वो चाहेगा कि वो रीडिंग सेकंड केस में ले, और कोई बिल्कुल फिट आदमी हो तो वो चाहेगा थर्ड केस में ले। अगली स्लाइड पे आएंगे, है ना। कई बार एक क्वेश्चन क्या रहता है कि लिफ्ट फ्रीली फॉलिंग है, फ्री फॉल मतलब एक्सेलरेशन जी, कि एक आदमी फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट के अंदर, है ना, फ्रीली
फॉलिंग लिफ्ट, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट मतलब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जी डाउनवर्ड। मतलब ये कब होगा, लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, अपन किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं, लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, पता है ऐसा होता है कभी कभी कि लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो लिफ्ट सीधे नीचे आता है, बट उसमें ना सेफ्टी रहती है कि नीचे स्प्रिंग लगी होती है, तो मतलब ऐसा नहीं होता, मतलब वो ध्यान रखते हैं, मतलब ऐसा बहुत रेयर है, बट ऐसा हो चुका है। एक बार मेरी बिल्डिंग में एक लिफ्ट की रस्सी टूट गई थी, टूट क्या मतलब वो हुक खुल गया, पता नहीं क्या वो डब्बा खुल गया मतलब रस्सी से, बहुत जोर से आवाज हुई। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि वो लिफ्ट नीचे आ गई थी, तो नीचे स्प्रिंग होता है एक्चुअली सबसे नीचे लगा हुआ, ताकि कभी ऐसा हो भी जाए तो आदमी को कुछ हो ना, लेकिन उछलेंगे तो जरूर, मरेंगे तो नहीं, लेकिन मतलब स्प्रिंग पे वैसे डैम्पिंग तो होगी, है ना। तो उस टाइम जो फील होगा ना उसे कहते हैं फ्री फॉल, उसे क्या कहते हैं, फ्री फॉल, कहते हैं कि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो हमें पता करना है रीडिंग क्या होगी, है ना। फ्री फॉल तो हमें तो इक्वेशन लिखनी आती है कि आदमी पे एफबीडी बना देते हैं, आदमी पे मान लेते हैं नीचे एमजी। अच्छा, नॉर्मल हमेशा ऊपर ही लग सकता है क्योंकि नॉर्मल इसको धक्का देगा, नॉर्मल इज पुश फोर्स, तो जो वेइंग मशीन का नॉर्मल है ये से हमेशा धक्का देगा, और एक्सीलरेशन है नीचे की तरफ जी, तो इक्वेशन लिख देंगे एम जी माइनस नॉर्मल इक्वल टू एम जी, एम जी से एम जी कैंसिल, नॉर्मल इक्वल टू जीरो, तो इस केस में रीडिंग जीरो आएगी। तो इन फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट apparent weight is जीरो। फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में apparent weight क्या होता है, जीरो, वेटलेसनेस फील होती है, इसको क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस। अगर हम में से फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में हो, या मान लो कोई किसी के सिर पे बहुत भारी पत्थर हो और वो कहीं बेंच पर से नीचे कूदे, है ना, मान लो किसी के सिर पे बहुत ही हेवी कोई सामान रखा हो और वो सामान सिर पे रख के किसी बेंच से नीचे कूदे, तो जितनी देर तक वो हवा में रहता है ना तो उसका एक्सीलरेशन जी रहता है, उसको उसका वेट फील नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि हमारा आपका सिर जो ऊपर रखे सामान पे फोर्स लगाता है वो भी तो नॉर्मल है, तो फ्री फॉल के ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट टेस्ट के बीच नॉर्मल क्या हो जाएगा ऐसे केसेस में, जीरो। ठीक है, जल्दी लिख लीजिए। जल्दी लिख लीजिए। 30 सेकेंड दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन कराऊंगा फिर अपन ब्रेक लेंगे, एक क्वेश्चन करूंगा इसका नहीं मतलब रिलेटेड टाइप का ही, फिर ब्रेक लेंगे और फिर अपन अगले लेक्चर में टेंशन पर। ठीक है, आई होप सबने लिख लिया होगा। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है एक सिंपल सा आपके पास कि एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर ना 3 ब्लॉक हैं ऐसे, ये ए बी सी नाम है इनके, ये अपना वही 2 kg, ये 3 kg, ये 5 kg, और लिफ्ट ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो तुमसे 2 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बी एंड सी, है ना, बी और सी के बीच का नॉर्मल रिएक्शन। तुम जानते हो तुम्हारे पास 2 मेथड है, या तो तुम ए और बी को साथ मान लोगे और वैसे लिख दो, या फिर तुम सीधा भी लिख सकते हो कि m इंटू जी प्लस ए, ऊपर जा रहा है ना, m इंटू जी प्लस ए, तो m किसका लेंगे, तो इन दोनों को साथ लेकर के, है ना, साथ मास कितना है 5 इंटू जी प्लस ए, मतलब 10 प्लस 2 इक्वल टू 12, 60 न्यूटन। मान लो तुम्हें ये जी प्लस ए वाला भी उतना अच्छा नहीं लग रहा, तुम अपना बेसिक सिस्टम लेके आओगे, तुमने 2 को एक साथ सिस्टम माना, 2 और 3 को इधर की तरफ लिखा तुमने एन बी सी, इधर की तरफ तुमने लिखा एम जी, और तुमने माना एक्सेलरेशन 2, भैया वो वहीं से आया है ना, एन बी सी माइनस 50 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ से भी सेम आंसर आएगा। ये पार्ट मुझे बताना भी नहीं था, बताना था मुझे इसका दूसरा पार्ट, कई बार पूछ लेते हैं और हम फंस जाते हैं। पूछते हैं ना, फाइंड नेट फोर्स ऑन
3 kg ब्लॉक। क्या पूछते हैं? फाइंड नेट फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक। 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स बताओ। तो कुछ लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ बच्चे इतना सीखने को, अरे सर आपने सिखाया है, तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि बी पे कौन कौन सा फोर्स आ रहा है, दिमाग लगाते हैं बिल्कुल शानदार, कहते हैं कि इस बी पे इधर से फोर्स आ रहा है बी और सी का, सर ने सिखाया है। फिर इस बी पे इधर से फोर्स आ रहा है ए और बी का, वो अलग से निकालते हैं। फिर इस पे इसका एम जी निकालते हैं, है ना, और कहते हैं सर इन तीनों को सम कर देंगे, मतलब एन ए बी प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस एन बी सी। नेट फोर्स पूछा, अदर फोर्सेस का वेक्टर सम करना है। उसने कुछ भी गलत नहीं किया, बिल्कुल सही है ना। क्या आपसे मैं पूछूं 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या होगा, तो आप 3 kg वाले ब्लॉक पे जो तीनों फोर्स लगा रहे हैं आपको तीनों ड्रॉ कर दो। तो एन ए बी लग रहा है, एन बी सी लग रहा है, और 30 न्यूटन का एम जी लग रहा है। फिर इन तीनों फोर्सेस को वैल्यू निकाल लो और उनको साइन के साथ मतलब वेक्टोरियली ऐड करो। बिल्कुल सही मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे 3 kg वाले ब्लॉक पे लिखना है तो इसका फॉर्मूला न्यूटन खुद ही बता गए थे। किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स मतलब सारे फोर्सेस का सम, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मुझे बताना है कि 3 kg वाले ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या है, तो इक्वल टू 3 kg वाले का मास, और 3 kg वाले का एक्सेलरेशन कितना है 2, आंसर 6 न्यूटन। आंसर कितना है 6 न्यूटन। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मुझे किस पे नेट फोर्स निकालना है, 3 kg वाले पे। नेट फोर्स मतलब तीनों फोर्सेस का सम इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, रख दो वैल्यूज, खत्म क्वेश्चन। तो कभी नेट फोर्स पूछा जाए तो वो ऐसे बताएंगे, ये नहीं कि तीनों लिख के सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, चलिए ये लेक्चर अपन यहीं फिनिश कर रहे हैं। थैंक यू।